बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, कोरोना वायरस से अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 201 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब हुकूमत मुश्किल फैसले करने पर मजबूर हो गई है। एनसीओसी की जानिब से एक मरासला वजारत प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि 2 हफ्ते के लिए अगर लॉकडाउन लगाया जाए उन अजला में जिनमें कोरोना केसेस के ज़्यादा जो है वो मुस्बत शरह है, तो इस हवाले से फीडबैक क्या होगा उस इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली पूछा गया है। अगर उनमें आपको अजला का बताएं तो लॉकडाउन के हवाले से जो बात की जा रही है, इस्लामाबाद की बात की जा रही है, रावलपिंडी की बात की जा रही है, लाहौर की बात की जा रही है, पिशावर भी है, सवात भी है और मुख्तलिफ अजला हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा शहर बताए जा रहे हैं जहां पे लॉकडाउन जो है किया जाएगा। और टेंटेटिवली जो डेट सामने आई है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 से 3 मई और उसका ड्यूरेशन जो होगा वो 2 हफ्ते का होगा। क्या हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। FIA के साबिक डीजी बशीर मेमन साहब ने तहलका अंगेज इनकशाफात किए हैं और वो ये कहते हैं कि वजीर आजम ने उन्हें कहा था कि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बनाएं और इनकी गिरफ्तारी करें, चाहे सबूत हो या ना हो। इसके अलावा काजी फाइज ईसा के मामले में भी बशीर मेमन साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में रेफरेंस बनाने के लिए उनको बुलाया गया और उनको बाकायदा तौर पर कहा गया कि इस हवाले से इस केस में हिम्मत करें और पेशरफ्त करें और इस केस को लेकर आगे बढ़ें। ताहम उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर भी आज डिस्कस करेंगे। हम कोरोना की सूरत हाल पहले डिस्कस करते हैं और उस पर जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं, रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर शाजिया असलम साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मियाँ नजीबुद्दीन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार भी हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानी गिरामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर नौशीन, क्या समझती हैं 201 तक हम फिगर जा पहुंचा है? पहले हम देख रहे थे 99, फिर 150 गया, फिर 201 पे अब जब अमवात जा पहुंची है तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। फीडबैक अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो उस सूरत हाल में हुकूमत क्या करेगी? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक़्त इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क इस वक़्त एक बहुत सीरियस सूरत हाल पे पहुंचा हुआ है। हमारे हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है, नियर सैचुरेशन है, हमारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट भर चुके हुए हैं और दिन ब दिन जो है वो केसेस में इजाफा भी हो रहा है और इस दफ़ा सीरियस पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट वीक में मैक्सिमम सीरियस पेशेंट्स जो इन अ डे थे वो 3400 थे और अब हम तकरीबन 4800 को क्रॉस कर चुके हैं, विच शोज़ कि सीरियस सिचुएशन है इस वक़्त। तो इसके लिए हुकूमत की पहली कोशिश तो यही है कि जो एसओपीज़ हैं उनकी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो आपके सामने हैं कि फ़ौज को भी मदद के लिए बुलाया गया है कि वो सिविल इंतज़ामिया की मदद करे। जैसा कि फ़ौज हमेशा क्राइसिस, जब भी कोई मुल्क में नेशनल डिज़ास्टर होता है तो वो हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती है। तो इस दफ़ा उनको भी कॉल किया गया है कि बड़े शहरों में जहाँ पे पॉज़िटिविटी रेट ज़्यादा है वहाँ पर वो आएँ और एनफोर्समेंट ऑफ एसओपीज़ और दूसरी चीज़ों में जो है वो सिविल इंतज़ामिया की मदद करें। तो पहली कोशिश तो यही है कि ये जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज़ जो है, ये पहले फ़ेज़ में इसको किया जाए। मगर जिस तरह से आज भी कुछ मीटिंग्स में डिसाइड हुआ है कि अगर हम लोगों का ये पॉज़िटिविटी रेशियो इसी तरह रहता है और 8 से ज़्यादा फ़ीसद जिन शहरों का है, वहाँ पर फिर लॉकडाउन की तरफ शायद जाना पड़े, जिसके लिए तैयारियाँ भी हो रही हैं। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन एकदम से नहीं लगाया जाता, उसके लिए कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं क्योंकि कुछ एसेंशियल सर्विसेज़ हैं, जिनको कंटिन्यू रखना पड़ता है कि ताकि लोगों तक फूड सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, दवाइयों की सिलसिला डिस्टर्ब ना हो, दूसरे बच्चों की ज़रूरियात होती हैं, दूध वगैरह। तो इसलिए कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, उसके लिए देखना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ों को टोटल लॉकडाउन करना है और कौन-सी चीज़ों को पार्शियल अलाउ करना है। तो हुकूमत की तरफ से तमाम तैयारियाँ हो रही हैं। इंशाल्लाह जैसे ही तो आर मुनासिब यू वक़्त आता है तो कंफर्मिंग अस कि इम्प्लीमेंट ये लॉकडाउन होने जा रहा है? जी, ये टोटल मुल्क तो मैं नहीं कह सकती, मगर ये कि हाँ, जहाँ पर पॉज़िटिविटी रेशियो जिन शहरों में ज़्यादा है, वहाँ पर डेफ़िनेटली लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अवाम जो है वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और आपने उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड भी देखा है। आप अगर जाके बात करें लोगों से तो लोग कोरोना को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं।
तो जब तक मैं समझती हूँ कि हम इसको पीक को नीचे लाने के लिए कुछ अरसे के लिए हमें, क्योंकि ख़ास तौर पे जो आखिरी अशरा होता है उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है बाज़ारों में जाने का, शॉपिंग्स करने का, गैदरिंग्स करने का। तो वो लास्ट टाइम भी इस अशरे के आखिरी अशरे और ईद के बाद जो है हमने फर्स्ट पीक एक्सपीरियंस की थी, और अब तो ये पीक जो है इससे बहुत पहले आई हुई है। तो अगर हमने ये सारी एक्टिविटीज़ आखिरी अशरे में कंटिन्यू होने दी तो फिर हालात जो हैं वो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगे और ये मज़ीद। आप ये बात भी कंफर्म करेंगे कि अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर जितना बड़ा शहर अगर है तो उसमें ये नहीं होगा कि स्पेसिफिकली कुछ जगहों पे इजाज़त दी जाएगी, बल्कि ऑल ओवर जो है वो लॉकडाउन होगा और उससे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा? देखिए जी, ये तमाम ऑप्शंस होती हैं जो टेबल के ऊपर रखी जाती हैं, और इस वक़्त ये सारी ऑप्शंस सामने कंसिडर हो रही हैं। ये 2-1 दिन के अंदर जो एनसीओसी के फाइनल डाटा जो होगा, जो ट्रेंड्स होंगे, उसको देख के फिर एक फाइनल शक्ल दी जाएगी। इसको हम अगर बहरहाल तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगाना पड़ता है हमें कुछ शहरों में, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना है कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासिर ना हो, और हम लोग कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एक्टिविटीज़ को रोक दें। जी। डॉक्टर नौशीन साहिबा, लेकिन वज़ीर आज़म खुद मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से इसकी बड़ी नफ़ी करते रहे हैं और इसे पसंद भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि रोज़गार अगर रुक जाए बड़े शहरों में तो आम आवाम जो है वो बिल्कुल सड़कों पर आ जाती है और उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं होती। तो वज़ीर आज़म का इसमें इनपुट क्या रहा है? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की, और मैं समझती हूँ कि जो भी ज़िम्मेदारान शख़्स होते हैं, उनके पास लॉकडाउन आखिरी ऑप्शन होती है। क्योंकि डेफ़िनेटली हमारे जैसा मुल्क जो है, वो लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, वो डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो रोज़ के रोज़ अपनी मज़दूरी करते हैं, जिससे उनके घर के चूल्हे जलते हैं। तो ज़ाहिर है कि इसको, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है, और कोशिश यही है, और ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होगी कि टोटल लॉकडाउन हो। अभी मैं आपको, जैसे मैंने बताया, कि इस पे स्टडी किया जा रहा है कि कौन-सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि जारी रखी जा सकती हैं, और कौन-सी है इनको मुकम्मल तौर पे बंद किया जाना है। तो ठीक ये सारी ऑप्शंस अभी कंसिडर हो रही हैं। जी। ठीक है। नजीब साहब, क्या समझते हैं सर, मुकम्मल लॉकडाउन ही इस मामले का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरी बहन डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि भाई लॉकडाउन, मेरे ख़्याल में कि गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब बार बार मुकम्मल लॉकडाउन के नफ़ी करते रहे हैं। हालांकि अगर हालात देखे जाएं, आप हमसाया मुल्क इंडिया को देख लें, अगर उसने लॉकडाउन नहीं किया तो उसके क्या हाल हो रहा है। और हमारी तो कैपेसिटी भी नहीं है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि हम इंडिया से भी कम कैपेसिटी रखते हैं हॉस्पिटल्स वाइज। दूसरा, तो अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर भी दिया जाए, अगर इस वबा को रोकना है तो मुकम्मल लॉकडाउन मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। शाज़िया साहिबा, आप क्या समझती हैं, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए? पीपल्स पार्टी इसकी हामी है, और क्या सिंध में अगर केसेस ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कराची में अभी शरह अमवात और शरह पॉजिटिविटी, जो मस्बत केसेस की शरह है, वो उस तरह से नहीं है जैसे बाकी शहरों में, तो आप सिंध में भी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कमर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी आवाम को इन चीज़ों से बचाना है। जो हालात इंडिया में चल रहे हैं कि लोग सड़कों पे उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, गाड़ियों में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, हमें सबसे पहले उस चीज़ को कंट्रोल करना है। और मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो लॉकडाउन है। देखिए, जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें लोग जो है वो काफ़ी खौफज़दा थे, डरे हुए थे, उनके पास काफ़ी अवेयरनेस थी, और लोगों ने जो जो एसओपीज बताए गए या जो एहतियात बताई गई, लोगों ने उस पर अमल दरामद किया था। तो मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि उन दिनों में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि ये तो एक मामूली सा फ्लू है, आप थोड़ी सी तबीयत खराब होने पे टेस्ट कराने ना चले जाएं। मेरे ख्याल में अब तक अवाम उसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से अवाम की जो सीरियसनेस है वो कम हो गई है। हालांकि अब देखें कि जो अमवात की शरह है वो सबसे ज्यादा हो रही है, तो हमें इन चीज़ों में ना सिर्फ उन लोगों को समझाना है जो हमारे पॉवर्टी लाइन पर हैं, या जो एलीट क्लास है, सबसे ज्यादा खिलाफवर्जी वहां पे हो रही है। अभी आपने ताज़ा एक देखी होगी, जो वजीर सेहत केपी हैं, जो उन्होंने एक वहां पे इफ्तार पार्टी जी की है। तो बिल्कुल। देखिए, वहां पे जो एलीट क्लास पे जो खिलाफ वर्जी हो रही है, सबसे पहले तो उसको रोकना है।
आप अवाम का सोच के खत्म कर रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन उन क्लासेस को भी तो रोकें जो इस तरह की अफ्तार पार्टी खुलेआम कर रहे हैं और खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हैं कि हमने अपनी अवाम को बचाना है, और सबसे बड़ी चीज है कि अवाम के अंदर अवेयरनेस लानी है, वैक्सीनेशन के लिए उनको राजी करना है। लेकिन ये देखें कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, शॉप्स नहीं खुलेंगी, तो हम खाएंगे कहाँ से। तो उनको ये बताना है कि अगर आपकी जिंदगी रहेगी तो ये सारी चीजें चलती ठीक, बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। डॉक्टर नौशीन, आपकी जानिब आऊंगा ऑक्सीजन के हवाले से। जी, डॉक्टर नौशीन, आपसे बात करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के हवाले से जो वजारत सेहत पंजाब ने गाइडलाइंस जारी की हैं और कहा है कि किसी भी और इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी, सिर्फ सेहत के शोबे में देंगे। तो ऑक्सीजन की अभी हमारे मुल्क में करंट सूरत हाल क्या है, ये हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए जी, मैं ये बता दूं कि इस वक्त ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, मगर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम समझें कि जी हमारे पास ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज हो गई है। मगर प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त क्रिटिकल केयर के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 4800 से एक्सीड कर चुकी हुई है। तो इसलिए, और उन सब की रिक्वायरमेंट बेसिकली ऑक्सीजन ही होती है। मगर इसके लिए हुकूमत ने जो है वो बर वक्त सारी हिकमत अमली जो है वो बना ली है, और तमाम चीज़ों की बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। ऑल्टरनेट मैकेनिज़म्स जो हैं वो ऑक्सीजन के जो हैं वो सारे कर लिए गए हैं। फौरी तौर पे ये कि जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं बड़े हॉस्पिटल्स में उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, ताकि ऑपरेशन थिएटर्स में जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑक्सीजन की यूज़ होती है उसको डाइवर्ट किया जा सके कोरोना वार्ड्स की तरफ। इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ को ऑक्सीजन जाती है उसके लिए भी पूरा लाए अमल बना लिया गया है कि अगर हमें किसी स्टेज के ऊपर भी ज़रूरत पड़ती है तो इंडस्ट्रीज़ की ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी जो है वो हेल्थ केयर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। इम्पोर्ट के ऊपर भी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर भी लाए अमल बनाया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता वर्स्ट कम वर्स्ट तो हम इम्पोर्ट करने की पोजीशन में भी हों। और उसके अलावा जिस तरह से आपको पता है कि स्टील मिल के ऊपर भी काम हो रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ का ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसके लिए भी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो मैं समझती हूँ इस वक्त हुकूमत ने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खुली रखी हुई हैं कि और फ़िलहाल हमें कोई ऑक्सीजन की तरफ से कोई इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है। बैकअप्स जो हैं उनकी तैयारी की जा रही है। डॉक्टर साहबा, रमज़ान के आखिरी हफ्ते की आपने पहले भी बात की, मैं इस पर सवाल भी पूछना चाहूँगा। एक तो आखिरी हफ्ते में शॉपिंग की तरफ रुझान बढ़ जाता है, और दूसरा आखिरी हफ्ते में यौम अली के हवाले से हम जलूस और मजालिस का सिलसिला भी देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर पर्टिकुलरली मैंने तो नोटिफिकेशन जो पड़ा है उसमें एड्रेस नहीं किया गया इन चीज़ों को, तो इसमें NCOC में क्या फ़ैसला लिया गया है? देखिए, पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं किसी किस्म की भी जो हैं वो डिस्करेज की गई हैं, और बिल्कुल इस वक्त क्योंकि इसके फैलाव का सबब ही ये पब्लिक गैदरिंग्स हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस वक्त चूँकि जिस तरह से आपने देखा है कि अब जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं और वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रिक्ट बना रही हैं, पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह को भी वो डिस्करेज भी कर रही हैं, और बाकी भी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनको उनकी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये क्या SOPs के साथ इजाज़त होगी शॉपिंग की, या फिर अगर यौम अली की बात की जाए जुलूस की? देखिए जी, ये सारा कुछ आखिरी अशरे में आता है। यौम अली भी जो है वो भी 21 रमज़ान को होता है। तो अभी आखिरी अशरे के लिए जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जा रही है, तो उसकी भी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएगी। मगर मैं समझती हूँ कि आखिरी अशरे में जो पाबंदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी जाएंगी। ठीक नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बशीर मेमन साहब ने जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं उस पर नज़र डालेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने उनको फोर्स किया कि वो मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करें, और जब उन्होंने कहा कि बग़ैर जुर्म के मैं कैसे गिरफ़्तार कर लूँ, जुर्म को साबित करना होता है, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि आप उन्हें उठा के ले आएँ, हम उनका रिमांड लेंगे, फिर जुर्म साबित करना अदालत में देखा जाएगा। ये उनकी जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसकी तरदीद जो है वो PTI की जानिब से की जा रही है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और हर जाने का नोटिस भी भेजा गया है बशीर मेमन साहब को। क्या इन तमाम इल्ज़ामात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए? आज मरियम नवाज साहिबा ने यह मुतालबा किया है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ साहब। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम मामलात पर क्या होना चाहिए? इल्ज़ामात ये जो लगाए गए हैं, जुडिशल कमीशन बनाए? मेरे ख्याल में ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं कि एक सिटिंग उस वक्त का सिटिंग DG FIA ये कहता है कि उसे वज़ीर आज़म और उनके जो एहतसाब करने वाले अकबर बाबर और दूसरे लोग और वज़ीर कानून, बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं। बिलाशुबा इनकी तहकीक होनी चाहिए कि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो फिर मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब जो बार बार कहते हैं कि अदारों को मजबूत होना चाहिए, अदारों को मजबूत होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के। इससे तो फिर ये साबित हो गया कि ये यहाँ एहतसाब नहीं हो रहा, बल्कि अपोजिशन को रगड़ा देने के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। और अपोजिशन का ये कहना कि जी ये यकतरफ़ा एहतसाब है, मैं समझता हूँ उसको, अगर समझती है हुकूमत कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए तो ज़रूर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। मियाँ साहब, लेकिन थोड़ा सा माजी में चलते हैं। नाज़रीन, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी जानिब से इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं, ये सिलसिला नया नहीं है, ये सिलसिला पुराना है। हम देखें तो अब्दुल बासित साहब की जानिब से भी, जो हमारे हाई कमिश्नर रहे थे भारत में, उनकी जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर लगाए गए। तस्नीम असलम साहिबा जो स्पोक्स पर्सन रही हैं फॉरेन अफेयर्स हमारी मिनिस्ट्री की, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कलभूषण जादेव केस में उनको बात करने से रोका और इस वजह से बयान नहीं दिया। तो क्या उस पर भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? तो मियाँ साहब, ये पुराने, हम तो देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स जब नौकरी से उनकी नौकरी बर्खास्त होती है या फिर उनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो वो एक इल्ज़ामात का सिलसिला लगता है सिटिंग गवर्नमेंट के हवाले से। तो क्या उन पर भी फिर बनाना चाहिए? मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर कहते हैं जादेव केस में नहीं बोलना चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्री को और इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं स्टेटमेंट देनी चाहिए, तो जी बात यह है कि या तो इसमें एक कोई कानून साजी कर दें कि ये जो लोग हैं, ये जो बाद में बोलते हैं, इन पर मुकम्मल पाबंदी हो। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर इसमें है तो तमाम पे एक ही जुडिशल कमीशन हो जो तमाम चीज़ों को देखे, और अगर जिसमें सच्चाई हो, जो इल्ज़ामात हैं जिन पर हैं उनको सज़ा मिले, अगर उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए तो उनको सज़ा मिले। शाजिया साहिबा, खुर्शीद शाह का भी नाम बीच में आया कि DG FIA को कहा गया कि आप खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ भी केस बनाएं, यानी ओपोजिशन को इकट्ठे टारगेट किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, अगर ये बात सच है तो। देखिए जी, यहाँ पे साफ आपको जाहिर होगा कि जो अपोजिशन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और जो ये नारा लगा के आए थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, यहाँ पर इनकी ये बात भी गलत साबित होती है। और जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अगर एहतसाब की बात हुई तो सबसे पहले एहतसाब मुझसे शुरू होगा और मेरी कैबिनेट जो है उनसे शुरू होगा। तो ये उनकी सारी बातें वही बातें हैं जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में की नहीं, तो थी, जहांगीर तरीन का एहतसाब तो हो रहा है ना, सिविल नाफरमानी की थी। और देखें जी, मैं वही बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें एक तरफ देखें, उनका डबल स्टैंडर्ड जो उनका मयार है वो वही है, कानून का भी और एहतसाब का भी। देखिए यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि हम NRO नहीं देंगे, और सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल NROs, वो कल आपके सामने हुआ है कि जो एक चीज शुगर कमीशन बन गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई कमीशन की और उस पर एक्शन होना चाहिए था, तो आप उसको रिव्यू में लेके गए और आपने जी उन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको भी चेंज कर दिया। आपने सारी वो चीजें, आपने सारी रिलैक्सेशन जो है अपने ATM को दे दी है।
ना तो उनके नाम ईसीएल में है, वो बड़े आराम से आते हैं, अपने जहाज इस्तेमाल करके बाहर जाते हैं, दिल करता है तो घर पे आते हैं, नहीं आते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो ये किस तरह का एहतसाब हो रहा है? तो ये चीजें जो है ना, अगर आपने करनी है, जिस तरह से आपने अपोजिशन के लोगों को, और आपने अच्छा वो नाम लिया खुर्शीद शाह साहब का, कि 2 साल से वो अभी तक बगैर किसी रेफरेंस के या बगैर किसी प्रूफ के अगर कस्टडी में है, तो उनके लिए भी कोई एहतसाब होना चाहिए। या तो उनको आप रिलीज करें या फिर उनको कोई सजा दें। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ अपने साथियों को जो है रिलैक्सेशन देते जा रहे हैं, एनआरओ देते जा रहे हैं। आपने एमनेस्टी स्कीम को बुरा बोला था, और सबसे पहली एमनेस्टी आपने अलीमा बाजी को दी। तो ये सारी चीजें आपके डबल स्टैंडर्ड को जाहिर कर रही हैं कि आपने अपने लिए एक अलग कानून रखा हुआ है, आम अवाम और अपोजिशन के लिए एक अलग कानून रखा हुआ है। तो ये चीजें आप एक तनासुब में लेकर अगर चले, तो मेरे ख्याल में आपकी आधी से ज्यादा काबीना जेल के पीछे होगी, और मेरे ख्याल में हो सकता है लीड आप ही कर रहे हो। तो ये सारी चीजें अगर आप लेके चलेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि एहतसाब क्या होता है, नैब क्या होती है और जेल क्या होती है। डॉक्टर तो ये सारी नौशीन, चीजें डॉक्टर नौशीन, क्या वजीर आजम ने वाकई ये तमाम बातें की? और अगर की तो क्या वजीर आजम ने अपने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका सही इस्तेमाल किया? लेकिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो अभी बात कर रही थी मेरी कोलीग कि हमारे अपने लोग एहतसाब में नहीं आते। हमारे अपने वज़रा जो हैं वो जेलें काट कर आए हैं। वलीम खान साहब 100 दिन जेल में रहकर आए हैं। उन्होंने जो भी रिलीफ लिया उन्होंने कोर्ट के थ्रू लिया है। उनको हुकूमत ने किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया था। हमारे एक और वज़ीर थे सप्तान साहब, उन्होंने भी अपनी पूरा जेल भुगती है, और जो भी उन्होंने अपना किया उन्होंने कोर्ट्स के थ्रू अपने आप को रिलीफ लिया। किसी तरह से भी उनको हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया था। और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब को भी बिल्कुल हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है। तभी तो अब आप देख रहे हैं कि कितना प्रेशर हालांकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, मगर उन्होंने एक ही बात कही है कि मेरे लिए इंसाफ का पैमाना जो है वो हर एक के लिए बराबर है। तो ये तो आपके सामने एक मिसाल मौजूद है कि वो अपने और पराये में कोई फ़र्क नहीं कर रहे हैं। उनके लिए इंसाफ जो है वो इंसाफ का तकाजा जो है वो हर एक के लिए बराबर है। जहाँ तक बात आप इनकी स्पेसिफिक केस की कर रहे हैं कि देखिए PMLN जो है वो पिछली कई दहाइयों से हुकूमत में है, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं ये इनके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। और इनमें से बहुत सारे लोगों की सिंसेरिटी जो है वो आज भी उन लोगों के साथ है, क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों ने उनको इन पोस्ट्स पे लगाया और उनको प्रिविलेजेस भी दिए और उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों को मैं समझती हूँ कि इसको हमें परख लेना चाहिए, और जो भी इसके लिए क्राइटेरिया है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो। PTI की तरफ से आज उनको लीगल नोटिस इशू कर दिया गया है। शहजाद अकबर साहब ने उनको लीगल नोटिस इशू कर दिया है, मगर इसको वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाएं और इसकी तहकीकात करें। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी किस्म के भी इंसाफ के तकाज़ों में रुकावट नहीं बनेंगे। मगर मैं ये समझती हूँ कि ये जो ऑफिसर्स हैं इनका झुकाव PMLN की तरफ है, और इनकी बातों को जो है हम एज इट इज़ नहीं ले सकते। ये इतनी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि मियां ये साहब, क्यों बशीर मेमन साहब नई नौकरी की पार्षद तलाश में, अगर आप लोगों की हुकूमत आ जाती है तो कोई अच्छे ओहदे से उन्हें अच्छे इनामात से नवाजेंगे, ऐसे ही है आपके लगाए हुए पौधे हैं? देखें जी, ये तो ठीक है कि हमारी हुकूमत रही है, तो ये सारे लोग कोई हमने भर्ती थोड़े किए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से लोग आते हैं। ये CSP अफसर है, पब्लिक सर्विस कमीशन से आया है। कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में ना तो मियाँ शहबाज शरीफ चेयरमैन थे पब्लिक सर्विस कमीशन के, और ना ही मियाँ नवाज शरीफ। मैं नहीं समझता कि वो बशीर मेमन अब इतनी उनको रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी कोई ओहदे के लिए वो बेचैन होंगे और ओहदा चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा। तो वो उन्होंने इस वजह से कहा है कि आप लोगों की मेहरबानियां रहती हैं ना फिर ऐसे लोगों पे, तो ये साजिश का हिस्सा है। बेसिकली वो ये बात कहना चाह रही हैं, साजिश का हिस्सा है और आप लोगों की जानिब से ये की गई है। मुझे तो नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। लेकिन अगर एक शख्स ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि सिटिंग जज के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म हाउस में ये तमाम चीज़ें हुई हैं, सिटिंग जज के ख़िलाफ़, जस्टिस काजी फाइज़ी, तो क्या इस केस की, क्या इन बातों की इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि सिटिंग जज का मामला कम अज़ कम जो फैज़ ईसा साहब है, जो सियासी छोड़ दें, फैज़ ईसा साहब के बारे में अगर जैसा उन्होंने कहा है, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना है, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो इसकी इंक्वायरी तो कम अज़ कम ज़रूर होनी चाहिए कि ये अब इतना बड़ा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में
वज़ीर आज़म कहे या वज़ीर कानून कहे कि जी इसको ठीक। होना चाहिए। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इमरान खान का बलूचिस्तान का दौरा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या, इमरान खान की बलूचिस्तान में एक बड़ी स्टेटमेंट आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान ने कोयटा का दौरा किया, वहाँ पे तरक्याती मंसूबों के हवाले से शुरा से ख़िताब भी किया और उनका ये कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने लंदन में जिस जगह जायदादें बनाई हुई हैं, वहाँ पे लंदन जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं वो भी वहाँ पे जायदाद ख़रीद नहीं सकते। तो इतनी ज़्यादा जायदादें बनाई गई हैं, ये तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे मियाँ साहब से। लेकिन इससे पहले हमें इफ्तिखार जो है हमें ज्वाइन किया है, किस आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि बशीर मेमन के जो इंकशाफात हैं उस पर क्या जुडिशल कमीशन के थ्रू इंक्वायरी हो सकती है यानी, और आप किस तरह से देखते हैं एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कोई साजिश तैयार हो तो? मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि जहाँ तक ये बशीर मेमन साहब का मामला है, किसी भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट की ये बातें बिल्कुल बेमानी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई, इस बुनियाद पर कार्रवाई किसी के खिलाफ क्या होगी। उसकी वजह यह है कि सिविल सर्वेंट जब मौजूद होता है अपने काम पे तो उसकी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, स्पेशली कि वो जो काम करता है उसको वो डिस्क्लोज इस तरह कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी मुझे काफी हद तक मशकूक इसलिए नजर आती है कि ये कुछ सिर्फ यहाँ ही नहीं हुआ मामला, ये तो सिंध में भी रहे हैं। तो सिंध में भी बहुत ज्यादा करप्शन के स्कैंडल थे, वो भी इन्होंने उसका तो कोई जिक्र नहीं किया कि इन्हें कितने प्रेशर कब किया। और आपको पता है यहाँ तो एक रिवाज है कि सिविल सर्वेंट जब रिटायर होते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना कोई रास्ता निकालना होता है, बल्कि बाद जजेस तो दौरान सर्विस ही रास्ता निकाल देते हैं कि तलकात बना लेते हैं कि जब फारिग हो तो उन्हें वो मुलाजमत पर रख ले बड़े लोग जो है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसकी कोई हैसियत हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो बात कर रहे थे उस पर थोड़े से मैं कमेंट करना चाहूंगा काजी फायद ईसा साहब के केस के बारे में। जी जी। इसके दो पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि ये जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, सुपीरियर कोर्ट के जजेस के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं हैरान हूँ कि पहला रेफरेंस जो था इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ वो भी उसमें से नहीं था, यानी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन में नहीं था। वो भी इस तरह की बातें थी कि जी वो उन्होंने ये बेज़ाब्तगी की और माली बेज़ाब्तगी। और इसी तरह अब दूसरा रेफरेंस जो आया है काजी साहब के खिलाफ वो भी उस कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक नहीं है। अब होता यह है कि जब आप कोड ऑफ कंडक्ट से बात करते हैं तो उससे तो एक आप देखें आपके स्टैंडर्ड्स भी अबव हो जाते हैं, जजेस को भी केयरफुल रहना पड़ता है कि जी हम कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी न करें। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जजेस को उस वक्त उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं करप्शन की बुनियाद पे नहीं। खासतौर पे जितने भी लोग अब तक आपने रेफरेंस देखे होंगे वो माली बेज़ाब्तियों के जो मामलात है और करप्शन जो दौरान सर्विस वो करते हैं अपने जुडिशल मामलात में, उसकी बुनियाद पर तो आज तक सिवाय एक जज के बहुत अर्सा पहले जो सजा हुई थी जस्टिस शेख को, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कहीं कोई सजा। उनके वक्त यहाँ का वो जो थे कासी साहब, उनका रेफरेंस 5 साल तक चलता रहा और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल ही वेंट स्कॉट फ्री। तो आप एक ऑनरेबल जज जो बाकायदा उसका क्रेडिबिलिटी के बारे में किसी तरह का कोई शक नहीं, उनके बारे में अगर आपने रेफरेंस लाना था तो उनके उस कंडक्ट के बारे में लाते जो अदालत में बैठ के वो बाज़ जिस तरह बिहेव करते हैं या बाकी मामलात में। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने ये इतनी बड़ी गलती की है। नहीं तो डू यू मीन कि जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस लाया गया है वो माली बेज़ाब्तगी के बजाय अगर कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से होता तो ज्यादा इफेक्टफुल रहता? यस, ये होता तो उसका इफेक्ट ज्यादा होना था। और कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में मैंने देखा है कि आप देखेंगे अगर वो उसको कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़े तो वहाँ उसमें ये सारी चीजें कि आप जज जो है अदालत में बैठ के किस तरह बिहेव करता है,
काजी साहब अदालत में बैठ के अक्सर यानी वो बिल्कुल उस तरह बिहेव करते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक नहीं है। इसी तरह बहुत सारे और जजेस भी करते हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि क्या यहाँ सिलसिला होता है कि साल हर साल तक सर ये आपने एक बड़ी एम्बिग्यूटी की सी बात कर दी है कि क्या ऐसी हरकत करते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से नहीं है। ये पैमरा की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है सर, सिटिंग जज के खिलाफ कोई इस तरह से बात करें तो। नहीं, बात सिटिंग जज के खिलाफ मैं तो समझता हूँ। आप इफ्तिखार चौधरी साहब के मामले में भी मेरी ये रिजर्वेशन थी कि अदालत में जब लोग पेश होते थे तो वो बिल्कुल ऐसी जुबान इस्तेमाल करते थे, तू करके मुखातिब होते थे, और ये वो चीज़ है जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो अगर हम इस तरह की बातें करें तो हमारे जज साहबान जो है वो भी यानी उन्हें भी एहतियात करनी पड़े कि ये जो हमारे सामने पेश होने वाले लोग हैं, ये वकला है या इवन क्लाइंट्स भी है, तो उनके साथ हमने तहजीब के साथ पेश आना, मामला सही हो जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो अपना हर केस जो है वो इस अंदाज में अपने खिलाफ करती जा रही है कि ठीक। चौधरी साहब आपका नुक्ता नज़र हमने ले लिया, इस मामले पर जानना चाह रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आप क्या समझते हैं? चौधरी साहब ने अपना नुक्ता नज़र दिया, लेकिन आपसे जायदादों वाला सवाल ही मैं दोबारा दोहराऊंगा कि वो नवाज शरीफ साहब ने इतनी महंगी जायदादें क्या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बनाई? इमरान खान साहब बार यहाँ जिक्र करते हैं। इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ हो गया है, तो तहकीकात हो रही हैं, एहतसाब अदालत में सारा कुछ है। तो बजाय इसके कि वज़ीर आज़म खुद सुबह शाम एक ही रट लगाए, अदारों को काम करने दे। जो अगर सच होगा तो सामने आ जाएगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई हैं या अपने। अच्छा, मैं आप दोनों नौशीन हामिद साहिबा से और शाजिया साहिबा से भी कोई कमेंट ये लेना चाहूँगा कि जितने भी मामलात हैं, एक तो अगर कोई सिविल सर्वेंट किसी के खिलाफ बोलता है या वज़ीर आज़म बात करें, ये तमाम मामलात सियासी गुफ्तगू के बजाय अदालतों में या तहकीकात के थ्रू तय होने चाहिए। आप इस बात पे मुत्तफ़िक हैं? दोनों आप अपना आंसर करते हैं। शाजिया साहिबा आप पहले करते हैं, फिर नौशीन हामिद साहब। देखिए कंबर, मैं तो ये समझती हूँ कि जो चीज़ अदालतों में है उसके बारे में कोई चीज़ डिस्कस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें वेट करना चाहिए कि अदालत, हमारी जो अदालत आलिया हैं वो हमें क्या फैसला सुनाती हैं। तो बेहतर यही है कि जो इल्ज़ामात की सियासत कंटेनर से शुरू हुई थी वो हम साइड पे रख के दूसरों की इज्जत करना सीखें, ताकि यही चीज़ है जो डॉक्टर नौशीन जल्दी से कमेंट कर दें, मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट है। जी, बस मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये तमाम केसेस जो हैं ये पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, ये उससे पिछली हुकूमत के दौरान बने थे, इसलिए इसको हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि केसेस हमने नहीं बनाए। मगर मैं बिल्कुल शाजिया से एग्री करूंगी कि कोर्ट के डिसीजंस का वेट करना चाहिए। अभी सब जुडिशियस मैटर है, तो लेट्स सी कोर्ट क्या कहती है। जो मामलात अदालत में ज़ेर समाअत हैं, जो सिटिंग जज के हवाले से बातें, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम पर रिस्ट्रिक्शन भी है और बेहतर ये होता है कि फ़ैसला आ जाए उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से, और उस पर जो है तनकीद, क्रिटिसिज्म और उसके हक़ में क्या बात है, इस पर डिस्कशन होने चाहिए, लेकिन सब जुडिस मामलात पे नहीं होनी चाहिए। हमारी राय भी ये है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।